की दुनिया के दोस्तों, आप सभी को मेरा यानी हेमंत कुमार का प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही कुशलतापूर्वक अपनी ज़िंदगी का निर्वहन कर रहे होंगे और इसमें आपकी मदद ईश्वर, अल्लाह, जीसस, वाहेगुरु कर रहे होंगे। चलिए आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। कल हमारा जिक्र ख़त्म हुआ था दो अनजाने और थोड़ा सा इस तरह की मुख्तलिफ बातों पर। आज हम बात दो अनजाने से ही शुरू करेंगे क्योंकि ये दो अनजाने ही थे शुरू में, जो बाद में कुछ ज़्यादा ही एक दूसरे के क्या कहना चाहिए उसको, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मतलब इतनी नज़दीकी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत लोगों के बीच आई, लेकिन जो नाम अमिताभ और रेखा का हुआ वो किसी का नहीं हो पाया। दो अनजाने का जो कथानक था, उसका जो बैकग्राउंड था वो कलकत्ता था। कलकत्ता पर आधारित वो एक फिल्म थी और वहाँ वो करीब 1 महीने तक उसकी शूटिंग थी, वो चली। फिल्म के मुख्य सितारे जो थे वो वहाँ का एक बहुत बड़ा एक और मशहूर होटल है जिसका नाम ग्रांड होटल है, वहाँ ये सारे लोग ठहरे हुए थे। अमिताभ बच्चन, रेखा और प्रेम चोपड़ा। रेखा पहली बार शहर में आई थी, लेकिन वहीं अमिताभ बच्चन कलकत्ता यानी कलकत्ता को बहुत पहले से जानते थे। यानी फिल्मों में आने से पहले अमिताभ बच्चन कलकत्ता में बर्ड एंड कंपनी नाम की एक शिपिंग एक फर्म है, वहाँ वो काम कर चुके थे। इसलिए कलकत्ता का रीति रिवाज, कलकत्ता की वो जगह अमिताभ की देखी भाली थी। वहाँ के जो साहित्य, वहाँ का जो संस्कृति थी, अमिताभ बच्चन उससे भली भांति परिचित थे। और क्योंकि वो जया भादुड़ी के भी संपर्क में थे, इसलिए वो बहुत अच्छे तरीके से उन सभी चीज़ों को जानते थे। जया भादुड़ी भी बंगाली है, तो उस तरह से अमिताभ बच्चन के लिए इनमें कोई नयापन नहीं था। दरअसल उन्होंने 1962 से लेके 1969 तक, यानी 1962 से लेके 1969 तक वो जो अपनी ज़िंदगी के 8 साल कलकत्ता में बिताए। और 8 साल कोई छोटा मोटा कोई लम्हा नहीं होता, वो एक अच्छा खासा एक पीरियड होता है। कहा जाता है कि कलकत्ता की बारिश के मादक रोमांस ने दोनों सितारे यानी अमिताभ बच्चन और रेखा को बहुत ज़्यादा करीब लाने में अपना योगदान दिया। मौसम की एक बहुत बड़ी एक इम्पोर्टेंस होती है, एक सिग्निफिकेंस होती है कि दो व्यक्ति, प्रेमी प्रेमिका, हम उम्र, मौसम उसमें अपना एक जो किरदार है वो बखूबी निभाता है। ये आपने भी महसूस किया होगा। अमिताभ शहर के जो देहाती आकर्षण के बारे में कुछ कहानियां सुनाते थे और रेखा उन सब बातों से अमिताभ पर से अपनी नजरें नहीं हटा पाती थी। शूटिंग के बाद भी दोनों में मुलाकातें अक्सर होती थी। दो अनजाने यूनिट के सदस्यों को बताने के लिए उनके सदस्यों के बारे में कई बार जो फिल्म पत्रिकाएं जो उस समय की हुआ करती थी, उस समय उनमें खबरें आया करती थी सुर्खियों में, और वो सभी चीज़ें रेखा और अमिताभ के बारे में इस समय, ये वो समय था जब खबरें आना शुरू हो चुकी थी। रेखा अक्सर, जैसा कि मैंने आपको पिछले अध्याय में बताया, अमिताभ और प्रेम चोपड़ा के साथ में एक प्रसिद्ध फ्लोरीज चाय हुआ करती थी, उसको पीने के लिए जाते थे ये लोग। पार्क स्ट्रीट में घूमते थे और साथ साथ ये लोग अपना डिनर वगैरह करते थे। और
उसके बाद से आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा चेंज हुआ। जो एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ना सिर्फ बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन बल्कि मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन, उस तरह से। तो वो एक फिल्म थी जिसके बाद में आप रेखा में एक मेकओवर देख पाएंगे। और रेखा को पहले ढंग से हिंदी भी नहीं आती थी, इंग्लिश भी नहीं आती थी और उर्दू भी नहीं आती थी। ये भाषाएं वो भाषाएं हैं जो सिनेमा जगत में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, हिंदी, अंग्रेज़ी और उर्दू। लेकिन अब रेखा ने लाइफ को अपना एक एक मतलब अब प्लानिंग करना शुरू किया। इस समय से उन्होंने योजनाएं बनाई और अपने करियर की तरफ देखा। उन्होंने हिंदी, अंग्रेज़ी और उर्दू पर अपनी पकड़ बनाना शुरू किया और अपना जो फिगर था, उनका जो कमर थी बहुत ज़्यादा भारी थी, टायर जैसी कमर आपको दिखती होगी। पहले फैट को उन्होंने पूरी तरीके से हटाने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब अलग अलग थेरेपीज़ का यूज़ किया। योग को अपनी ज़िंदगी का एक अटूट हिस्सा बनाया जो आज तक भी कायम है। और रेखा का परिवर्तन एक सादे जैन और के जो ग्लैमरस दिवा को बदलने की एक क्लासिक फिल्मी कहानी रही, जो किसी सनसनीखेज एक किसी फिल्म से कम न थी। अगर रेखा के ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर एक फिल्म बनाई जाए तो वो फिल्म भी कोई कम बिजनेस नहीं करेगी। एक औसत सी दिखने वाली एक दक्षिण भारतीय नायिका से लेकर अपनी एवरग्रीन ब्यूटी के लिए मशहूर स्टाइल, आज उसको स्टाइल दिवा मानते हैं हम रेखा को, जबकि रेखा की उम्र काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। रेखा ने वास्तविक जीवन में एक परी कथा जैसा खुद में परिवर्तन किया। शुरू में वो फैट डाइट पर रहीं और कथित तौर पर वो शुरू में ऐसी डाइट पर आई कि जहां उन्होंने 2 महीने तक सिर्फ दूध पिया और डाइटिंग के लिए ऐसे कठोर कदम उठाए कि फिल्म इंडस्ट्री में इस तरह के कठोर कदम उस समय तक किसी भी अभिनेत्री, किसी भी नायिका ने नहीं उठाए थे। और इन सब का पालन उन्होंने बड़ी ही दृढ़ संकल्पता के साथ किया और इसका परिणाम यह हुआ कि 1 साल बाद एक बिल्कुल अलग किस्म की रेखा उभर कर सबके सामने आई। उनकी जो अतिरिक्त फैट था, एक चर्बी थी, वो उनके शरीर से खत्म हो गई। या फिल्मों में भी देख सकते हैं। रेखा अपनी स्ट्रिक्ट डाइटिंग और एक्सरसाइज, योगा, जिसका वो अनुपालन बहुत ज़्यादा सख्ती से किया करती थी, आज भी वो कायम है। उन्होंने उस समय के बाद से एक अनुशासित जीवन जिया और योगाभ्यास शुरू किया। योगाभ्यास और इस तरह की जो थेरेपीज थी वो 1970 के दशक में अनसुनी चीज़ें थीं। यानी कोई भी व्यक्ति उन चीज़ों को नहीं जानता था, उन चीज़ों को नहीं समझता था जो रेखा ने उस समय इस तरीके से अपना लिया था। जिन चीज़ों को कई मायनों में इस प्रकार रेखा एक ट्रेंड सेटर यानी पथ प्रदर्शक रही। और उस समय की जो पत्रिकाएं हुआ करती थी और ख़ास तौर पर निर्माता निर्देशक खालिद मोहम्मद यह बताते हैं कि जब उनके स्क्रीन व्यक्तित्व के साथ साथ उनकी अभिनय शैली में भी बहुत तेज़ी से बदलाव आया, वहीं जो दर्शक थे वो बहुत ज़्यादा मंत्रमुग्ध हो गए, उनके फ़ैन हो गए। और यही वो समय था कि रेखा के प्रशंसक जो सिर्फ रेखा को देखने के लिए आते थे फिल्म में और किसी को नहीं, यहाँ से उन प्रशंसकों की एक शुरुआत हुई रेखा की ज़िंदगी में। रेखा के
शारीरिक बदलाव से लेकर के उनके मेकअप से लेकर ड्रेसिंग सेंस से लेकर और उनकी जो एक्टिंग टैक्टिक थी उन सभी में उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से, बहुत क्रांतिकारी तरीके से सुधार किया। अपनी हिंदी भाषा कौशल को भी बेहतर बनाने के लिए काम किया। और ये चीज़ आप देख सकते हैं कि बाद में रेखा की आवाज़ को कई अभिनेत्रियों के ऊपर डब भी किया है। यानी आवाज़ किसी और अभिनेत्री की होनी चाहिए, मतलब आवाज़ जो थी वो रेखा की हुई। जैसे कोई अभिनेत्री नहीं बोल पा रही अपने डायलॉग, शी इज़ नॉट कंफर्टेबल इन गेटिंग हर डायलॉग, एट दैट टाइम रेखा वॉज रिमेंबर्ड। जैसे ज़्यादातर आपने देखा श्रीदेवी की जो आवाज़ का यूज़ नहीं किया कई फिल्मों में, बल्कि रेखा की आवाज़ का इस्तेमाल किया है। मसलन आखिरी रास्ता। आप उनके डायलॉग्स को देखिए आप। जैसे इजाज़त एक फिल्म आई थी 1986 में, 1986 में। उसका जो कैसेट आप सुनते हैं या कुछ गाने हैं उसमें नसीरुद्दीन शाह के साथ में उनकी जो डायलॉग डिलीवरी है वो देखते ही बनती है। और ये जो कायाकल्प था और ये अपना भाषा में उनके जो भाषा कौशल जो उन्होंने सीखा, डबिंग किस प्रकार, कहाँ कितनी बात, आवाज़ को किस प्रकार रखना है, आवाज़ का नेचर क्या रखना है, आवाज़ का मूड क्या रखना है, आवाज़ में कितना कितना उठाव रखना है, कितना गिराव रखना है, ये सारी चीज़ें रेखा ने बहुत बारीकी से सीखी। और आपको मैं बता चुका हूँ कि रेखा का जो डायलॉग डिलीवरी है, जैसे जब अगर रेखा डायलॉग बोलती है और जो ग्राफ बनता है और जो अमिताभ बच्चन का जो ग्राफ बनता है किसी भी डायलॉग को बोलने में, वो लगभग एक जैसा है। यानी रेखा ने पूरी तरीके से अमिताभ बच्चन को आत्मसात किया है। इसे बोलते हैं वास्तव में किसी को मतलब जब हम बोलते हैं ना हम किसी से इंस्पायर्ड हैं, तो ये एक्चुअल में रेखा है जो पूरी तरीके से अमिताभ बच्चन से इंस्पायर्ड है। 1970 के दशक में जो मेकअप मैन हुआ करते थे वो अपने पुराना तरीका जो उनका होता था, जैसे बहुत ज़्यादा ओपेरा या ड्रामा या जो जो प्ले होते थे उनमें जो एक होता था ना कि हम किसी कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा, जैसे देवी या देवताओं वाली फिल्में होती थी उस तरह के, तो वहाँ पर हाईली जो मतलब बेस मेकअप का यूज़ किया जाता था। यानी इंसान को ऐसा बनाया जाता था, लड़कियों को ऐसा बनाया जाता था ताकि वो देवी लगे, इतना ज़्यादा खतरनाक मेकअप किया जाता था उनके चेहरे पर। और ये जो टेक्निक थी 70s के जो जो समय की थी, यानी 70 के दशक में, इस टेक्निक पर आपने रेखा को कई बार देखा होगा कि उनके आंखों के जो कोने होते थे वो ऊपर की ओर मुड़े होते थे, मेकअप जो सुरमा वगैरह जो लगाते थे वो उस तरह से। और जो उनके आंखों के जो आई लैशेज होते थे, आई ब्राउज होती थी, वो भी कुछ अलग अतिरंजित, ऐसा लगता था कि आई ब्राउज हैं वो बिल्कुल आंखों के जो बाल होते थे ना पलकों के ऊपर, वो ऐसा लगता था कि पंखा जो होता है ना, एक जापानीज जो पंखा होता है उस तरह से वो लुक देता था। और बहुत ज़्यादा काजल आपने देखा होगा, मोटा मोटा काजल। और वो उस समय ये माना जाता था कि अभिनेत्रियों को बहुत ज़्यादा आकर्षक बनाता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा बनाता था कि कुछ जो सिंपल जो सीन होते थे ना उसमें भी अभिनेत्रियां इस तरह का मेकअप मतलब उनका किया जाता था। और रेखा पर आपने ज़्यादातर इस तरह का मेकअप पहले देखा होगा। तो रेखा को इस चीज़ का एहसास हुआ कि मेकअप शो बिजनेस का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है और हमेशा ज़रूरी नहीं है कि इतना भारी भरकम मेकअप की आवश्यकता हो। वो एक ड्रामा हो सकता है, वो ड्रामेटाइज या मेलोड्रामेटिक बहुत ज़्यादा एक किसी चीज़ को अब जब हम बहुत ज़्यादा एग्जैजरेशन में बहुत बड़ा चढ़ा करके बताते हैं ना, तो वो बड़ा चढ़ा मेकअप हमेशा अच्छा नहीं लगता। तो रेखा ने, आपने देखा कि उसके बाद में जब ये मैं जो समय बता रहा हूँ इसके बाद में रेखा का जो मेकअप था बिल्कुल ख़त्म हो गया, एक तरीके से कम हो गया। और कथित तौर पर उन्होंने मेकअप स्कूल में मेकअप की कला सीखने के लिए खुद ने लंदन जाने का फैसला किया। यानी खुद ने उनको ये था कि भाई मेकअप एक्चुअल में कैसा होना चाहिए, किरदार जो मैं कर रही हूँ उसके अकॉर्डेंस में। तो उसके लिए उन्होंने
ट्रेनिंग लेने के लिए खुद ने कोशिश की कि वो अब्रॉड यानी लंदन चली जाए। और उन्होंने मीना कुमारी को आपने देखा होगा, उनका जो मेकअप मैन, जो मेकअप दादा हुआ करते थे, उनका नाम था राम दादा, यानी हम मेकअप मैन को ऐसे ही बोलते हैं। पंडरी जुंकर तो पंडरी दादा, वैसे ही राम दादा को भी उन्होंने काम पर रखा। और जब तक राम दादा की मृत्यु नहीं हो गई तब तक राम दादा थे वो रेखा के मेकअप मैन थे। मेकअप एक्चुअली एक कला है और उससे अगर सही तरीके से अप्लाई किया जाए तो आपके जो फीचर्स होते हैं ना, नक्श होते हैं, सबके अलग अलग टाइप के होते हैं, तो उनको निखारा जा सकता है। यानी कोई चीज़ लंबी है तो उसको मेकअप से आप ऐसा प्रतीत करा सकते हैं कि ये छोटी चीज़ है ना। कोई चीज़ है जो बहुत ज़्यादा मोटी है तो उसको आप मेकअप के ज़रिए ये प्रदर्शित कर सकते हैं कि ये छोटी है। आंखें अगर छोटी हैं तो आप मेकअप करके उन आंखों को थोड़ा सा बड़ा प्रतीत करवा सकते हैं सामने, कि भाई इसको थोड़ा सा सामने वाले को लगेगा कि आंखें बड़ी हैं। वेल, रामपुर का लक्ष्मण में 1900 जो कि 1972 में जो फिल्म आई थी, उसमें आप रेखा का मेकअप देखिए, उसमें जो उनकी पलकें थी वो बहुत ज़्यादा लंबी दिखाई गई हैं और रेखा को ऐसा लगा कि वो शायद ऐसा लगा कि ये मैं हूं ही नहीं। ऐसा मेकअप जो कि चेहरे के साथ में फिट नहीं बैठता था, यानी रेखा उस तरह के मेकअप से शायद सेटिस्फाइड नहीं थी। लेकिन रेखा के पास में कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन इसके बाद में रेखा ने अपना जो मेकअप मैन थे राम दादा, उन्हें हमेशा के लिए अपॉइंट किया और उनकी मृत्यु तक वो रेखा के ही मेकअप मैन रहे। जहाँ तक बात वज़न कम करने की है, तो वज़न कम करने के बावजूद भी रेखा एक चीज़ को लेकर के हमेशा कॉम्प्लेक्स में रहती थी। यानी उनके जो हिप्स थे, कूल्हे जो थे, वो उनकी जो शारीरिक बनावट के हिसाब से थोड़े से बड़े रहे। जैसे आपने देखा होगा आशा पारिक के साथ में भी ये दिक्कत थी। आशा पारिक के साथ तो बहुत बड़ी दिक्कतें रही इस चीज़ को लेकर। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ लेडीज़ के साथ में प्रॉब्लम रही, ये दिक्कत राजेश खन्ना साहब के साथ में भी रही कि उनके कूल्हे जो थे ना, उनकी बॉडी अपीयरेंस के हिसाब से काफ़ी बड़े थे। तो इस प्रकार राजेश खन्ना ने गुरु कुर्ता जो पहनते थे वो इसी प्रकार पहनते थे ताकि उनके जो कूल्हे हैं वो मतलब समतल लगे, ऐसे उभरे हुए दिखाई ना दें। और इसी तरह की कुछ प्रॉब्लम्स शशि कपूर पर भी रही थी कि उनके जो कूल्हे थे वो उनकी बॉडी अपीयरेंस से थोड़े ज़्यादा दिखते थे। तो बात सिर्फ महिलाओं की नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। देखिए, ये होता है हमारा बॉडी स्ट्रक्चर है, उस हिसाब से ये लोग भी इसके ऊपर काम करते थे। लेकिन मैं आपको सच बताऊं ना, जहाँ तक बात हिप्स की या कूलों की है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। यानी ये लोग भी उसका मतलब उसका कोई थेरेपी नहीं करा सके। इन्होंने बाद में इस तरह के उन्होंने कपड़े पहनना शुरू किया। जैसे रेखा को आपने देखा, रेखा ने भी कपड़े ढीले ढाले पहनना शुरू किया बाद की फिल्मों में इसके बाद में, ताकि वो जो एरिया था वो उस तरीके से उभरे नहीं, उभर करके सामने नहीं आए, बल्कि वो पूरा बॉडी अपीयरेंस के साथ में एक जैसा जाए। थोड़े से ढीले कपड़े पहनना शुरू किया रेखा ने उस तरह से। तो ये चीज़ आपने शायद महसूस की होगी। और इस चीज़ को, इस अपनी इस समस्या को चलते हुए वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स में रहती थी। आत्मनिंदा उनके दिमाग में रहती थी कि वो सब चीज़ पर अपना काम कर सकती हैं, लेकिन इस चीज़ पर वो कुछ नहीं कर पाई। तो बहरहाल इससे कोई ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ा। रेखा के मेकओवर की लोगों के बीच में, उनके जो प्रशंसक हैं उनके बीच में बहुत ज़्यादा चर्चा हुई और इसका पूरा श्रेय, आप यकीन नहीं मानेंगे, रेखा ने खुल करके अमिताभ बच्चन को इस चीज़ का श्रेय दिया। और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अपने संदर्भों के माध्यम से उन्होंने ये सुझाव दिया कि अमिताभ बच्चन ही वो एक व्यक्ति हैं जिनकी वजह से ये सारा ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारा बदलाव उनकी शख्सियत में हो पाया। और वो बार बार इस बात का जिक्र करती रहीं कि अमिताभ ने उनके जीवन में नाटकीय तरीके से बदलाव किया। यानी अमिताभ बच्चन ने खुद कुछ नहीं कहा, लेकिन अमिताभ बच्चन क्योंकि रेखा की प्रेरणा बन चुके थे और वो प्रेरणा इस तरह से उनकी ज़िंदगी में रंग लेकर के आई, नूर लेकर के आई। और रेखा खुद कहती है कि मेरे जो वयस्क जीवन पर एक व्यक्ति का सबसे ज़्यादा मजबूत जो प्रभाव है वो अमिताभ बच्चन का है।
ठीक ये उसी तरह का प्रभाव है जैसा कि मेरी माँ का मुझ पर रहा, उसी प्रकार अमिताभ बच्चन का। कहने का मतलब है रेखा की पर्सनैलिटी पर दो लोगों का बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा है। पहले तो अमूमन एक बच्चे का जो नाता होता है अपनी माँ से होता है या अपने पिता से होता है या दोनों से होता है। रेखा उन खुशनसीब लोगों में नहीं थी जहाँ रेखा को अपने पिता से प्यार मिला। जैसा कि मैंने बताया कि उनके पिताजी दक्षिण सिनेमा के बहुत मजबूत स्तंभ रहे हैं। नाम था या नाम है जैमिनी गणेशन, लेकिन उन्होंने कभी भी रेखा को अपनी संतान नहीं माना। तो रेखा का जो सामीप्य उनकी माँ से ज़्यादा था और रेखा अपनी माँ से पूरी तरह से प्रभावित थी। और अगर माँ के अलावा वो अपनी ज़िंदगी में किसी और शख्स या किसी और व्यक्ति से प्रभावित हो पाई तो उनका नाम सीधे तौर पर अमिताभ बच्चन ही था। और इस चीज़ को वो खुल करके सबके सामने बोलती थी। वो कहती थी कि मैंने समय की पाबंदी, सेंस ऑफ साइलेंस, इम्पोर्टेंस ऑफ साइलेंस, मौन का महत्व, अनुशासन, डेडिकेशन यानी समर्पण, एकाग्रता यानी फोकस, इंटीग्रेशन और जो प्रोफेशनलिज्म है, जो व्यावसायिकता है, वो मैंने अमिताभ बच्चन से सीखी है। उन्होंने मेरे व्यवहार और जीवन शैली को इस प्रकार प्रभावित किया कि मैं क्या कहूँ। और रेखा पूरी तरीके से शाकाहारी बन गई थी और उन्होंने जो अपनी ज़िंदगी को खतरनाक तरीके से वो जिया करती थी। बड़े मतलब उनका कुछ पता नहीं था कि वो कब कहाँ कैसे जा रही हैं। अपना बड़ा बेतरतीब ज़िंदगी जीने का जो तरीका था, बेतरतीब जीवन शैली, उस तरह से उन्होंने जीना, उनका तरीका था उस तरह से लाइफ को जीने का। तो वो तरीका उन्होंने पूरी तरीके से बंद कर दिया। संयमित रूप से अपनी ज़िंदगी पर ध्यान देना, अपने मानसिक और शारीरिक आचरण पर ध्यान देना, अपने करियर पर ध्यान देना, ये उन्होंने शुरू कर दिया। और मंत्रमुग्ध कर देने वाली बात यह थी कि उनके साथ न केवल यह परिवर्तन बल्कि परिवर्तन की प्रक्रिया भी बहुत अच्छे तरीके से सुंदर रही। कहने का मतलब है कि उन्होंने ये सारे परिवर्तन किए लेकिन बोझ लेकर के नहीं किए, बड़ी खुशी के साथ में ये सारे परिवर्तन उनमें होते चले गए। देखिए, जब हमारे दिल में एक प्रेरणा होती है ना, ऐसी प्रेरणा जिससे हमें बहुत प्रेम होता है। अमिताभ बच्चन से रेखा को बहुत ज़्यादा प्रेम रहा। और जब हम ऐसे व्यक्ति को अपनी प्रेरणा मानते हैं जिसका हमसे एक अंतरंगता होती है, हमारा बहुत ज़्यादा प्रेम होता है, तो अगर हम उस व्यक्ति के गुणों को अपनी ज़िंदगी में अपनाते हैं, चाहे तो शारीरिक चाहे मानसिक, तो हमें फिर बोझ नहीं आता। हमें उस गुण को अपनाने में या उन गुणों को अपनाने में बड़ी ही सुखद अनुभूति होती है। लेकिन अगर यही चीज़ रेखा से ज़बरदस्ती करवाई जाती, डंडे के जोर पर या किसी तरह से, तो रेखा को बड़ी आफतें आती इस तरह का चेंज यानी बदलाव अपनी जो ज़िंदगी में लाने के लिए। लेकिन क्योंकि इन सब बदलावों के पीछे जो इंस्पिरेशन थी वो उनका प्यार था, जो कि वो अमिताभ बच्चन से करती थी। और अमिताभ बच्चन के अंदर जितनी भी खूबी उन्होंने देखी, शरीर से लेकर के, मन से लेकर के, विचारों से लेकर के, अभिव्यक्ति से लेकर के, वो सारी चीज़ें उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी पर इस प्रकार मतलब मैं क्या कहूँगा, धीरे धीरे करके उस पर परिलक्षित कर लिया। लेकिन इस तरह की बातों में और इस तरह की जो चीज़ें होती थी, जो रेखा प्रेस के सामने या अपने इंटरव्यूज़ में बेबाक तरीके से बोलती थी, अमिताभ का नाम लिया करती थी, अमिताभ ने कभी भी इस पर, इन कथनों पर अपनी कोई आधिकारिक तौर पर कोई टिप्पणी आज तक नहीं की। 1970 दशक के मध्य तक अमिताभ के साथ में रेखा के कथित संबंधों की जो कहानियां थी वो फैलना शुरू हो गई थी और वो जंगल की आग की तरह फैलती जा रही थी। वो समय एक ऐसा समय था जब कुछ फिल्मी पत्रिकाएं अपनी पत्रकारिता में विशेष रूप से बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गई थी, आक्रामक हो गई थी। उसमें हर तरह के स्कूप थे, हर तरह के कुछ मतलब कैप्शंस हुआ करते थे। मशहूर हस्तियां खासतौर पर व्यक्तिगत तौर पर यानी उनकी जो प्राइवेट लाइफ थी उन पर जो मैगजीन की जो हेडलाइन थी वो झांकती थी। और एक तरीके से जासूसी का दौर शुरू हो गया था मैगजीन्स की तरफ से कि जो फिल्म स्टार्स थे उनकी एक्टिंग के जो जो पहलू थे उन पर बात ना करके, फिल्म के पर्दे की बात ना करके, उनकी निजी ज़िंदगी में झांकने की कवायद बहुत ज़्यादा शुरू हो चुकी थी। और इसमें सबसे पहले नाम था स्टारडस्ट का, यानी जो इस तरह की चीज़ें किया करती थी।
और इस उस मैगजीन से स्टार डस्ट आज भी है, उनसे बहुत बड़े जो सितारे हुआ करते थे वो बहुत ज़्यादा गुस्से में रहा करते थे। गांधी परिवार से अमिताभ बच्चन की जो निकटता है वो आज भी जग जाहिर है, हालांकि उनके संबंध उस प्रकार से नहीं है। और उस समय तो वो एक चरमोत्कर्ष था जब उनके जो परिवार जो था ना, राजनीतिक परिवार और सबसे ज़्यादा प्रभुत्व और प्रतिभाशाली जो मतलब जो जो जिसका प्रभुत्व बहुत ज़्यादा था, वो बच्चन परिवार का यानी अमिताभ बच्चन का गांधी परिवार के साथ में निकटता थी, ये माना जाता है। और उन पर यह आरोप लगा था कि आपातकाल यानी उस समय जो इमरजेंसी लगी थी 1975 में, उन्होंने इमरजेंसी में अपने उस प्रभाव का इस्तेमाल करके कुछ पत्रिकाओं का, विशेषकर जो पत्रिका आती थी स्टारडस्ट, उसको बंद कराने के लिए, उसको सेंसर कराने की पूरी तरीके से कोशिश की। और इसमें अमिताभ बच्चन ने सहारा लिया था पॉलिटिकली थोड़ा सा वो इस तरह का कुछ अपना माइलेज लेने की कोशिश की थी। बहरहाल 2 साल के बाद में जब आपातकाल हटा 1977 तक, तब तक इंदिरा गांधी जो थी वो चुनाव हार चुकी थी। और तब स्टारडस्ट और एक और मैगजीन हुआ करती थी जो आज भी है, स्ने ब्लिच, यानी कुछ लोग स्ने ब्लिट्स भी बोलते हैं उसको, और स्टार इन स्टाइल, यस ये मैगजीन आज भी है। तो उनकी उस समय की जो 5 सबसे ज़्यादा बिकने वाली फिल्मी पत्रिकाएं, इसके अलावा जो थी, इनके नाम के अलावा 2 पत्रिकाएं और हुआ करती थी, यानी ये जो 5 फिल्मी पत्रिकाएं होती थी, उनमें जो पत्रिकाओं के संपादकीय जो आते थे और ये जितने लेख आते थे, और इस पर अमिताभ बच्चन को बहुत ज़्यादा आपत्ति थी और उनको बैन कर दिया गया था, ये आपको शायद ध्यान होगा। और उस दौर को याद करते हुए अमिताभ बच्चन अब अपने ब्लॉग पर लिखते हैं कि प्रेस मेरे पूरी तरीके से खिलाफ हो गई थी। सॉरी, अमिताभ बच्चन ने बैन नहीं किया था, इन पत्रिकाओं ने अमिताभ बच्चन को बैन कर दिया था, यानी अमिताभ के बारे में लिखना बंद कर दिया था पूरी तरीके से। और इस चीज़ के ऊपर अपने ब्लॉग में, जैसा मैंने बताया, अमिताभ बच्चन आज उन बातों को याद करते हैं और कहते हैं कि प्रेस पूरी तरीके से मेरे खिलाफ हो गई थी, क्योंकि उनके अनुसार मैंने उनको बैन करने की कोशिश की थी, उन पर दबाव बनाने की कोशिश की थी। और इस प्रकार से जो मतलब बैन किया गया पत्रिकाओं द्वारा। और उस समय आप देख सकते हैं कि आप आज खुद इस बात को मतलब जांच सकते हैं कि उस समय अमिताभ बच्चन साहब का कोई भी इंटरव्यू, किसी भी तरह का कोई रेफरेंस, कोई कॉन्टेक्स्ट, किसी भी तरह का चित्र, कोई भी तरह का समाचार उस समय की मैगजीन्स में आपको दिखाई नहीं देगा। और अमिताभ ने जवाबी कार्रवाई करते हुए प्रेस को अपने जीवन से और अपने जो लाइफ में किसी भी सेट से, अपने जीवन से, यानी रील और रियल लाइफ से पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया था। यानी मैगजीन ने पहले बॉयकॉट किया, उसके बाद में अमिताभ ने भी डिक्लेयर कर दिया कि ये मैं मतलब मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों की, मैं बिल्कुल इन सब चीज़ों का बॉयकॉट करता हूँ। और ये वो समय था जब अमिताभ बच्चन का जो करियर था वो आसमान को छू रहा था। रेखा और अमिताभ के बीच नज़दीकियाँ लगातार बढ़ रही थी। उनके बीच जो एक सीक्रेट जो रेंडेवूज होते थे, गुप्त मुलाकातें थी, उनके भी कई किस्से थे मैगजीन्स में, जो यानी मैगजीन मानती नहीं थी ना, वो किसी ना किसी तरीके से उनके बारे में लिखती रहती थी बिना अमिताभ शब्द का यूज़ किए हुए। उस तरह की मैगजीन जो होती थी वो करते रहती थी, फिक्रे कसना या उनके ऊपर कोई रिमार्क करना, कुछ ना कुछ आता रहता था। तो जैसा कि मैगजीन ने प्रतिबंध तो लगा ही दिया था अमिताभ बच्चन के ऊपर, तो अमिताभ शब्द का यूज़ ना करते हुए वो अमिताभ को कई तरह के शब्दों से नवाजती थी मैगजीन। उस समय की मैगजीन में सुपरस्टार शब्द का यूज़ अमिताभ बच्चन के लिए होता था, लंबू जी शब्द का यूज़ अमिताभ बच्चन के तौर पर होता था। यानी अमिताभ बच्चन कौन, यानी लंबू जी। तो जहां भी लंबू जी लिखा जाता था समझ लो ये बात अमिताभ के ऊपर जा रही है, और कुछ नहीं तो वह या ही या हिम या हिज, इस तरह के शब्द जहां यूज होते थे हिंदी अंग्रेजी मैगजीन में, वो या वह, तो वो अमिताभ बच्चन के लिए ही यूज किए जाते थे। तो वेल इस तरफ
तो ये चीज़ें चल रही थी और दूसरी तरफ रेखा का प्रेम अपनी तरफ से पूरी तरीके से परवान चढ़ रहा था। और ऐसा नहीं था कि रेखा ही अपनी तरफ से संकेत दे रही थी। अमिताभ बच्चन और रेखा दोनों एक दूसरे के प्रति अपने बढ़ते स्नेह के बारे में पूरी तरीके से सिग्नल्स दे रहे थे, बता रहे थे, क्योंकि इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छुपता, लोगों को तो पता पड़ ही जाता है। तो इस प्रकार सभी को मालूम चल रहा था धीरे धीरे। और अब देखिए, प्रकाश मेहरा की जो फिल्म थी खून पसीना, जो कि 1977 में रिलीज हुई, उसके बाद ऋषिकेश मुखर्जी की उसी साल आलाप 1977 में वो भी थी। उस पर फिर थी एक धर्म करम, सॉरी वो तो धर्म करम तो राज कपूर और रणधीर कपूर की थी। ईमान धर्म 1977 में, ये रेखा के साथ में थी सारी फिल्में, जिसमें रेखा और अमिताभ बच्चन काम कर रहे थे। और ये वो फिल्में थी जहां पर इनका बहुत ज़्यादा इनका प्रेम बढ़ गया था। इनकी शूटिंग के समय आउट एंड इन कैमरा दोनों जगह पर अमिताभ और रेखा के बीच का जो दूरी थी, मतलब जो प्रेम था, वो चरमोत्कर्ष पर था इन फिल्मों में। कि रेखा ने सुनिश्चित किया कि उनकी और सुपरस्टार यानी अमिताभ बच्चन की जो कहानियां हैं वो कभी भी मैगजीन्स में ना आए। और उस समय उन्होंने बड़े बेबाक तरीके से ये कहा भी था कि जब मैं प्यार में होती हूँ तो पूरी तरीके से मैं अमिताभ बच्चन में होती हूँ, हर मिनट हर घंटे में अमिताभ बच्चन के बारे में ही सोच रही होती हूँ। 24 घंटे मैं जो सोचती हूँ वो अमिताभ बच्चन के बारे में सोचती हूँ। हर पल हर बार निगाह में अमिताभ बच्चन ही मेरे सब वही रहते हैं। अब देखिए, हर जगह पर वही वही शब्द का यूज़ हो रहा है। यानी ये मैगजीन के कुछ मैं लाइनें आपको पढ़ रहा था। और अब देखिए कि इस तरह का प्रेम रहा अमिताभ और रेखा के बीच में। प्रकाश मेहरा की जो सबसे मशहूर एक फिल्म आई थी, इसका नाम था मुकद्दर का सिकंदर, जो 1978 में आई थी। वो उस समय रेखा और अमिताभ के बीच का जो केमिस्ट्री था, आप फिल्म के सीन्स में भी समझ जाएंगे। आप देखिए कि किस प्रकार से दोनों का जो सीन आता है ना, जहां जहां दोनों एक दूसरे को मतलब कम्बैट करते हैं, जहां जहां एक दूसरे के सामने आते हैं, वो अप फ्रंट सीन जो एक दूसरे के सामने है, अब देखिए वहां पर वो आपको फिल्म का सीन दिखाई नहीं देगा, आपको ऐसा लगेगा कि असल जिंदगी के ये किरदार है। एक किस्सा था, एक फिल्म थी। अब देखिए इसके बाद में हाँ, मैं जो आपको कहना चाह रहा था वो ये था कि इस जो रोमांस के बीच में जो कहानियां सामने आ रही थी, और उसके बीच में मतलब रेखा को अपनी जो दीदी भाई थी उनकी बिल्कुल भी ऐसा लगता है कि परवाह नहीं थी। वो भूल गई थी कि इस कहानी में वो और अमिताभ बच्चन अकेले नहीं हैं। और अमिताभ भी शायद इस बात को भूल चुके थे कि इसके बीच में रेखा की दीदी भाई यानी अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बच्चन भी इसमें है। और अमिताभ और रेखा इंडस्ट्री के बहुत बड़े नाम हो चुके थे इस समय तक, और ये बात साफ थी कि उनके बीच का जो संबंध था वो ज़्यादा समय तक सीक्रेट और प्राइवेट नहीं रहा, क्योंकि ऐसी चीज़ें कभी भी छुपती नहीं हैं। सुल्तान अहमद की एक फिल्म आई थी 1977 में, एक फिल्म आई थी गंगा की सौगंध, एक फिल्म आई थी 1977-78 की बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो जयपुर के पास में एक आउटडोर शूटिंग के दौरान दोनों को देखने के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ जमा हो गई थी। पसंदीदा सितारे अमिताभ बच्चन और रेखा, और अगर किसी के पसंदीदा सितारे हो भी ना तो लोगों को तो गॉसिप चाहिए, और सभी के सामने ये चीज़ें थी कि अमिताभ और रेखा का मतलब पूरा भारत जान चुका था इस चीज़ को, कम से कम पूरा भारत। और उस समय ना तो कोई मीडिया होती थी, ना कोई मतलब इस तरह के कोई प्लेटफॉर्म नहीं थे, गूगल, व्हाट्सएप, ट्विटर्स, ये फेसबुक, आपके इंस्टाग्राम, कुछ नहीं था। उसके बावजूद भी आप समझिए अगर उस समय ये सारी चीज़ें रही होती तो क्या आलम हुआ होता। लोग जानते थे और शूटिंग चल रही थी, शूटिंग का सीन था। और बताते हैं कि उस समय भीड़ में से एक आदमी था जो उन दोनों पर भद्दे भद्दे कमेंट कर रहा था, इतने गंदे कमेंट्स कर रहा था
बार बार उस आदमी को चेतावनी दी जा रही थी। रेखा भी बैठी थी, अमिताभ बच्चन भी बैठे थे, लेकिन जब वो आदमी नहीं माना तो अमिताभ बच्चन, जो कि अपने संयम, अपने पेशेंस के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने भी अपना आपा खो दिया था और उस व्यक्ति की जोरदार पिटाई कर दी। और ये चीज़ गॉसिप मैगजीन के लिए एक बहुत बड़ी एक एक चिंगारी थी, ये एक इग्निशन थी, एक स्पार्क था। और फिल्मी पत्रिकाओं ने इस घटना को खूब उछाला और उन्हें तो एक चाहिए था कुछ ना कुछ मसाला। और ये मसाला, ये घटना इतनी ज़्यादा उछाली गई कि हम क्या कहें, है ना। और मतलब अब मैं क्या कहूँगा कि इस फिल्म में क्या था, अब खुद देख सकते हैं कि लोगों ने इन दोनों के ऊपर फिक्रें करना कसना शुरू किया बहुत ज़्यादा। और ये दौर था कि जब अमिताभ बच्चन, मतलब आप देखें कि कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता कि अमिताभ इन सारी चीज़ों से डगे हैं, मैं मतलब डिगे हैं, थोड़ा सा भी हिले हैं अपनी बात को। ये फिल्में, ये सारी चीज़ें चल रही थी, मैगज़ीन द्वारा उनका बॉयकॉट किया जा रहा था, इस तरह का उन पर एक प्रेशर भी था। और लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें सिर्फ अपना एक काम उन्होंने किया, अपनी प्राइवेट लाइफ, अपनी पर्सनल लाइफ यानी, और अपनी पब्लिक लाइफ, अपना जो जो अपना प्रोफेशनलिज्म को उस तरह से दोनों ही कलाकारों ने बना करके रखा। और इस तरह के किस्से बाद में भी हुए कई चीज़, क्योंकि अभी सिलसिला का दौर तो भी थोड़ा दूर था, तो इन दोनों की कहानियाँ कुछ और समय तक भी चली। और बस आज के लिए मैं यहीं पर ही इस बात को विराम देना चाहूँगा, पर ये अर्ध विराम होगा, ये पूर्ण विराम नहीं होगा। कल भी मैं इसके आगे का हाल आंखों देखा तो नहीं, लेकिन फिर भी आंखों देखा से कम भी नहीं, इस हाल को बयान करने के लिए आपके समक्ष, आपकी सेवा में उपस्थित होऊंगा, ऐसा मेरा आपसे वादा है। जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब प्लीज़ 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 ज़रूर करें, कमेंट भी ज़रूर करें और बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस कर दें। आपका तो कुछ नहीं जाएगा, बस एक अंगूठे का सवाल है लेकिन हमारा करियर थोड़ा सा बन पाएगा इसमें। और बस आप लोग खुश रहें, आबाद रहें, मस्त रहें। थैंक यू। टेक अ वेरी great and good care of yourselves. Bye bye.